मॉर्निंग बीएसटीसी सेकंड ईयर के ऑनलाइन क्लास सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत पढ़ेंगे मध्यकाल का भूगोल। कल हमने प्राचीन काल के भूगोल के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की थी, तो आज हम मध्यकाल के भूगोल के संदर्भ में जानकारी वो प्राप्त करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि भूगोल के विकास दृष्टि से हम देखें तो मध्यकाल है वो बहुत ज़्यादा भूगोल का अंधकार काल कहा जाता है, जिसको हम डार्क एज भी बोलते हैं। भूगोल का क्या था? डार्क एज इसको बोलते हैं, अंधकार काल कहते हैं इसको, क्योंकि इस समय यूरोपीय राष्ट्रों के अंतर्गत ईसाई धर्म के प्रचार पर अत्यधिक मात्रा में बल दिया जाता था। यूरोपीय राष्ट्रों के अंतर्गत ईसाई धर्म का प्रचार अत्यधिक मात्रा में हो रहा था। ईसाई धर्म के अंतर्गत चर्च के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कैथोलिक संप्रदाय के लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की धारणाओं से भूगोलवेत्ताओं को परेशान किया जाता था और ईसाई धर्म का बोलबाला प्रचार चलता था। तीसरी बात है कि वहाँ पर ईसाई धर्म के अंतर्गत चर्च का क्या था? वर्चस्व था। चर्च एक ऐसी संस्था जो ईसाई धर्म की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। चर्च उसका प्रत्येक क्षेत्र में क्या था? वर्चस्व था, चाहे किसी कोई भी स्थान पर। लेकिन जो भूगोल एक विषय है, उसके जो नियम थे वो चर्च के अनुकूल नहीं बन पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ईसाई धर्म के अंतर्गत जो पादरी होते हैं और ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों ने भूगोल के मार्ग में विभिन्न प्रकार की बाधाएं पहुँचाने का कार्य है वो किया। भूगोल के मार्ग में विभिन्न प्रकार की बाधाओं को पहुँचाने का कार्य किया। और इस समय इस एज के अंतर्गत यूरोप के अंदर यदि कोई वैज्ञानिक किसी भी प्रकार का भूगोल से संबंधित शोध कार्य करता था तो उसे विभिन्न प्रकार की यातनाएं वो दी जाती थी। और उनका मानना था, ईसाई धर्मावलंबियों का मानना था कि ईश्वर की सत्ता है वो सर्वोपरि सत्ता है, ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं। जो भी इस पृथ्वी पर घटना घटित होती है उसका मुख्य कारण क्या है? ईश्वर है। ईश्वर के द्वारा ही सब कुछ होता है, उनकी ये धारणा थी। लेकिन भूगोलवेत्ता है वह ऐसी बातों को नहीं मानते तो इसलिए वह उनको क्या समझते थे? धर्म विरोधी समझते थे और उनको विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक हमारे जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम है गैलीलियो। उन्होंने दूरबीन का भी निर्माण किया था और उन्होंने सर्वप्रथम ये बताया था कि पृथ्वी क्या है? एक गोलाकार है। पृथ्वी के आकार को गोल किसने बताया था? गैलीलियो। तो ईसाई धर्म के धर्मावलंबी और पादरियों ने उनका घोर विरोध किया और उन्हें विभिन्न प्रकार की यातना दी गई और यातनाओं को सहना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें विभिन्न प्रकार की शारीरिक हानि पहुँचाई गई और इनको विभिन्न प्रकार के कष्टों को सहना पड़ा। तथा हम कह सकते थे उस समय स्थिति ऐसी थी कि भूगोल के संदर्भ में शोध करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता था भूगोलवेत्ता के लिए। और पूर्णतया हम कह सकते हैं कि भूगोल और पूर्णतया क्या था? बहिष्कार का कार्य था और वे ईश्वर की सत्ता को ही सर्वोपरि मान लेते थे। इसके अलावा गैलीलियो के बाद में हमारे एक भूगोलवेत्ता यूरोप के भूगोलवेत्ता थे कोपरनिकस ने सबसे पहले ये बताया था कि सूर्य क्या है? सूर्य को केंद्र मानने का आधार बताया। कोपरनिकस ने सूर्य को केंद्र माना, तो केंद्र मानने के आधार पर भूगोलवेत्ता ये कोर्स के ऊपर वहाँ पर उनको भी विभिन्न प्रकार के पादरियों द्वारा या चर्च के द्वारा विभिन्न प्रकार की यातना दी गई और उनका चर्च का मानना था कि इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो चर्च विरोधी है, धर्म विरोधी है। तो उनको विभिन्न प्रकार के भूगोलवेत्ता को यातनाओं को सहना पड़ा, विभिन्न प्रकार के कष्टों को सहना पड़ा। उस समय यूरोप के अंदर किसी भी प्रकार का भूगोल संबंधी शोध करना या किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक आविष्कार करना क्या था? एक प्रकार का गुनाह माना जाता था, ऐसे कार्य करने पर उन्हें विभिन्न प्रकार की यातना दी जाती थी। कहीं पर तो आविष्कारकर्ताओं को सूली पर चलाया जाता था, किसी की आंखें फोड़ी जाती थी, विभिन्न प्रकार की यातनाएं हैं उनको सहनी पड़ी थी, जिसके लिए लोगों का वैज्ञानिक खोजों के प्रति रुझान है वो कम होने लगा धीरे-धीरे। वहीं दूसरी ओर इस धारणा का विरोध करने वाले भी लोग थे, जिन्हें लोग क्या समझते थे? धर्म विरोधी समझते थे। यदि चर्च के विरुद्ध कोई व्यक्ति जाता था तो उसको धर्म विरोधी माना जाता था। यूरोप में ऐसी लोगों को अंध
पाप विमोचन पत्र निकाले गए। इसके दृष्टि के आधार पर 100 रुपये का पाप विमोचन पत्र लेंगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जिसका मार्टिन लूथर ने घोर विरोध किया तो उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। इस प्रकार से धर्म विरोधी का चर्च के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति जाता तो उसको विभिन्न प्रकार की यातनाओं को सहना पड़ता था। वही दूसरी ओर अरब देशों के अंतर्गत भूगोल के प्रति काफ़ी महत्वपूर्ण उसका विकास होने लगा। उन्होंने अपने देश के अंतर्गत भूगोल के विकास में तो काफ़ी भूगोलवेत्ता को भी सराहनीय सहयोग दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उस काल के अंतर्गत अरब का भूगोलवेत्ता था तो इब्न खालदून इस युग का प्रमुख भूगोलवेत्ता माना जाता है, क्योंकि अरब देशों के अंतर्गत भूगोल के प्रति उनका रुझान है वो काफ़ी बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों में भूगोल के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी और इस प्रकार से अरब देशों में भूगोल संबंधी विभिन्न प्रकार के आविष्कारकर्ताओं को वहाँ की जनता द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जाता था और सरकार के द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जाता था। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की यातना को उन्हें सहना नहीं पड़ता था और अरब देशों के अंदर विभिन्न प्रकार से भूगोल का विकास हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि एशियाई देशों के अंतर्गत भूगोल का काफ़ी विकास हुआ। इसके अंतर्गत हमारे भी कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो भूगोल से संबंधित है, जैसे आर्यभट्ट और इत्यादि आदि ने हमारे भूगोल को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहयोग दिया। इस प्रकार से मध्यकाल का हम कह सकते हैं कि भूगोल के लिए क्या था, एक डार्क एज थी जो भूगोल के विकास की दृष्टि से काफ़ी अच्छी नहीं थी। मध्यकाल के भूगोल के विकास में बाधाएं, सर्वप्रथम धर्म संबंधित बाधाएं उत्पन्न हुई और उन धर्म संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए हमें विशेष रूप से प्रयासरत रहना पूरा होगा वहाँ के निवासियों को। इस प्रकार से मध्यकाल के अंतर्गत भूगोल की स्थिति वो अच्छी नहीं थी यूरोपीय देशों में, बल्कि पश्चिमी देशों के अंदर काफ़ी अच्छी स्थिति थी। अतः आज की क्लास में इतना ही।